बात करें यहाँ पर क्वेश्चन में, प्री टर्म बेबी इज, प्री टर्म बेबी है बिफोर 37 वीक्स, आफ्टर 37 वीक्स, बिफोर 38 वीक्स, 8 37 वीक्स। तो किसे कहते हैं प्री टर्म बेबी? यहाँ पर सही आंसर क्या होगा अपना? यहाँ पर सही आंसर है वो है 37 वीक्स। ठीक है, बात करें अपन यहाँ पर प्री टर्म की, किसी प्री टर्म, प्री टर्म का मतलब होता है जिस बच्चे का जन्म यानी कि जो डिलीवरी कितने 37 वीक्स के पहले, 37 वीक्स के पहले हो जाती है, या जिस बच्चे का जन्म 37 वीक्स की गर्भावस्था के पहले हो जाता है, उसे कहते हैं अपन प्री टर्म, प्री टर्म बेबी। क्या कहते हैं उसे अपन? प्री टर्म बेबी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, इसके और इसके बीच में यहां पर पहला आंसर सही है अपना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? टर्म बर्थ बेबी इज, टर्म शिशु जन्म अवधि है, टर्म शिशु जन्म अवधि है 40 वीक्स, 37 वीक्स, 42 वीक्स, 36 वीक्स। तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा अपना? यहां पे सही आंसर है वो है 40 वीक्स। यहां पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना यहां पर 40 वीक्स। बात करें अपन किसकी? टर्म बेबी की, टर्म बेबी। ठीक है, जो टर्म बेबी है यानी कहने का मतलब 9 महीने का बेबी है, जो टर्म बेबी है वो उसे कहते हैं अपन 40 वीक्स। ठीक है, क्या कहते हैं अपन यहाँ पर 40 वीक से 40 से 41 वीक्स तक का जो होता है उसे कहते हैं अपन टर्म बेबी। वैसे मोस्टली किसको माना जाता है? 40 वीक्स को। ठीक है, इसके बाद में अगर आपसे यहाँ पे दिन बोल दिया जाए तो 280 डेज, कितना? 280 डेज। ये ESIC के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, 280 डेज या 40 वीक्स की जो डिलीवरी होती है उसे कहा जाता है टर्म बेबी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है पोस्ट टर्म बेबी इज। ठीक है, पोस्ट टर्म बेबी है 40 वीक्स, 37 वीक्स, 39 वीक्स, 42 वीक्स। तो किसे कहते हैं अपन? पोस्ट टर्म बेबी। यहां पे सही आंसर क्या होगा? यहां पे सही आंसर है वो है 42 वीक्स। यदि डिलीवरी कितने से पहले हो जाए, यानी कि डिलीवरी सॉरी कितने के बाद में हो? 42 वीक्स के बाद में होती हो, उसे कहते हैं अपन पोस्ट टर्म। क्या कहते हैं उसे अपन? पोस्ट टर्म बेबी। ठीक है, पोस्ट टर्म बेबी कहते हैं। तो ये ध्यान में रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। उसे कहते हैं अपन पोस्ट टर्म बेबी। तो 3 चीजें आ चुकी है यहाँ पर। देखो यहाँ पर 3 मैंने आपको बता देता हूं मैं कौन कौन सी होगी। एक तो होगी प्री टर्म, प्री टर्म, एक हो गई टर्म, और एक हो गई पोस्ट टर्म। ठीक है, पोस्ट टर्म। प्री टर्म मतलब 37 वीक्स से पहले। ठीक है, 37 वीक्स के पहले। टर्म का मतलब 40 वीक्स पर, 40 वीक्स पर। और पोस्ट टर्म का मतलब होता है 42 वीक्स के बाद में। ठीक है, 42 वीक्स के बाद में डिलीवरी होती है उसे कहते हैं अपन पोस्ट टर्म। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो यहां पर सही आंसर है वो है 42 वीक्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। वेरी लो बर्थ वेट बेबी इज। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है VLBW। ठीक है, वेरी लो बर्थ वेट बेबी इज वेट लेस देन 2000 ग्राम, वेट लेस देन 1500 ग्राम, वेट मोर देन 1500 ग्राम, वेट लेस देन 1000 ग्राम। यानी कि वेरी लो बर्थ वेट बेबी किसे कहते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहां पर सही आंसर है वो है वेट लेस देन 1500 ग्राम। यदि जिस बच्चे का जन्म के समय वेट यानी कि उसका वजन 1500 ग्राम से कम है, क्या है? 1500 ग्राम से कम है, तो उसे क्या कहते हैं अपन? VLBW। समझ में आ गया? वेरी लो बर्थ वेट बेबी। क्या कहते हैं उसे अपन? वेरी लो बर्थ वेट बेबी। ठीक है, तो यह ध्यान में रख लेना 1500 ग्राम से कम हो। नेक्स्ट बात करें अपन, यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी इज। बेहद कम वजन के बच्चे हैं। वेट मोर देन 1000 ग्राम्स, वेट लेस देन 1000 ग्राम्स, वेट लेस देन 2000 ग्राम्स,
वेट लेस देन 1500 ग्राम्स। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा अपना, यहां पे सही आंसर है वो है वेट लेस देन 1000 ग्राम। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो पूछा है वेरी वेरी लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है, वेरी लो बर्थ वेट बेबी। एक पूछा यहां पर एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी, तो ये कितना होता है, ये 1500 से ग्राम से कम, ठीक है, और ये कितना है 1000 ग्राम से कम। यदि जिस बच्चे का जन्म 1000 से कम वजन का हो तो उसे कहते हैं अपन एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी, और 1500 ग्राम से कम हो उसे कहते हैं अपन वेरी लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, लो बर्थ वेट बेबी इज, निम्न वजन वाला बच्चा है, वेट मोर देन 1500 ग्राम, वेट मोर देन 2500 ग्राम्स, वेट लेस देन 2500 ग्राम्स, वेट 3500 ग्राम्स। तो किसे कहते हैं अपन लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है, LBW, ठीक है, लो बर्थ वेट बेबी किसे कहते हैं अपन। तो यहां पर सही आंसर है वो है कौन सा है अपना, यहां पर सही आंसर है वेट लेस देन 2500 ग्राम, यानी कि 2500 ग्राम से यदि वजन कम है तो उसे कहते हैं अपन लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको 3 जो पॉइंट आ चुके हैं, कौन कौन से, एक तो आ गया अपना कौन सा आ गया, एक तो आ गया अपना लो बर्थ वेट बेबी, लो बर्थ वेट बेबी, इसमें कितना 2500 ग्राम से कम, और इसके बाद में वेरी लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है, ये इसमें कितना आ गया 1500 ग्राम से कम वाला वजन वाला बच्चा, और तीसरा वाला है एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी, इसमें कितना, इसमें है 1000 ग्राम से कम वजन वाला बच्चा। समझ में आ गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्वेश्चन में पूछा है प्री टर्म बर्थ कॉम्प्लिकेशन ऑल एक्सेप्ट, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहां पर पूछा प्री टर्म बर्थ के कॉम्प्लिकेशन है ऑल एक्सेप्ट, यानी कि एक को छोड़कर, प्री टर्म की जटिलता है सिवाय, ठीक है, बर्थ एस्पेक्सिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सेरेब्रल हेमोरेज, एब्सेंस ऑफ नेजल फ्लेरिंग। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पे सही आंसर है वो है एब्सेंस ऑफ नेजल फ्लेरिंग। देखो ये तीनों जो चीजें हैं ये किसको इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है प्री टर्म बेबी को, ठीक है, प्री टर्म बेबी को, यानी कि ये सारी चीजें किसमें पाई जाती है, बर्थ एस्पेक्सिया भी पाया जाता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी पाया जाता है, और सेरेब्रल हेमोरेज भी हो जाता है किसके अंदर, प्री टर्म बेबी के अंदर। लेकिन बात करें अपन नेजल फ्लेरिंग की अनुपस्थिति, अगर नेजल फ्लेरिंग की अनुपस्थिति है इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि बच्चा क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। तो यहां पर एक्सेप्ट में पूछा था तो अपना आंसर कौन सा, अपना डी वाला सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्वेश्चन में पूछा है केयर ऑफ प्रीटर्म नियोनेट इज, प्रीटर्म शिशु की देखभाल है, कोड इज टू बी क्लेम्ड क्विकली, ठीक है, कोड को जल्दी से क्लेम करना चाहिए, कोड लेंथ 10 to 12 cm, कीप द बेबी वार्म, ऑल ऑफ अबोव। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा अपना, यहां पे सही आंसर है वो है ऑल ऑफ अबोव। देखो यहां पर बात करें किसकी, अपन प्री टर्म बेबी की, यानी कि जो जिसका जन्म 37 वीक्स से पहले हुआ हो, जो 37 वीक्स के पहले हुआ हो उसे कहते हैं अपन प्री टर्म बेबी। और इस स्थिति में क्या करना चाहिए, हमें जो कोड है उसको जल्दी से क्लेम कर देना चाहिए, और जो कोड की लंबाई है उससे 10 से 12 सेमी रखना चाहिए, और बेबी को वार्म रखना चाहिए, क्योंकि प्री टर्म बेबी के अंदर क्या है, जो फैट टिश्यू है वो कम होते हैं, यानी कि ब्राउन टिश्यू कम होते हैं किसके अंदर, प्री टर्म बेबी के ऊपर, तो उसको हाइपोथर्मिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है वो अपना डी वाला, ठीक है। जैसे मान लो ये बेबी है, ये बेबी है, और ठीक है, तो इसकी जो अम्बिलिकल कोड की जो लंबाई है वो कितना काटना चाहिए, 10 से 12 सेमी, ठीक है।
क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट में ब्लड बेबी के अंदर जा सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। अपगार स्कोर इज रिकॉर्डेड आफ्टर बर्थ। अपगार स्कोर को जन्म के कितने समय बाद ले लेना चाहिए? 5 मिनट, देन 1 मिनट, 1 मिनट, देन 5 मिनट, आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ बर्थ, आफ्टर 72 आवर्स। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा अपना? यहां पर सही आंसर है वो है 1 मिनट देन 5 मिनट। अपगार स्कोर क्या होता है? जैसे मान लो बेबी का डिलीवरी होती है, तो बेबी का जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे बेबी का कलर, ठीक है, बेबी का कलर, बेबी का स्किन कलर, बेबी की हार्ट रेट, बेबी का रेस्पिरेशन, ठीक है, और बेबी के रिफ्लेक्स को देखा जाता है और उसके आधार पर स्कोर दिया जाता है, उसे कहते हैं अपन अपगार स्कोर। यहां पर बात करें अपगार स्कोर कब रिकॉर्ड करना चाहिए, तो अपगार स्कोर जैसे ही बेबी का जन्म हुआ तो सबसे पहले हमें 1 मिनट के अंदर अंदर बेबी का अपगार स्कोर रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। इस स्कोर में टोटल 10 नंबर होते हैं। इसके बाद में पहला मिनट के बाद में फिर थोड़ी देर बाद यानी 5 मिनट बाद फिर दोबारा हमें अपगार स्कोर चेक कर लेना चाहिए। तो यानी कि अपना वाला है सही आंसर है वो है बी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करें अपन यहां पर, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, दिल्ली एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अपगार स्कोर 9 to 10, ठीक है, इज, यदि अपगार स्कोर 9 से 10 है तो, ठीक है, 9 से 10 है, अपगार स्कोर कितना है 9 to 10 है, तो ये किसको इंडिकेट करता है? फेयर, गुड, पुअर, नॉट लिस्टेड। यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहां पे सही आंसर है वो है गुड, ठीक है। अगर 9 से 10 है क्या है अपगार स्कोर का स्कोर, तो वो किसको इंडिकेट करता है? वो करता है गुड, ठीक है, किसको इंडिकेट करता है? वो गुड को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ प्रीटर्म बेबी ऑल एक्सेप्ट। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है प्रीटर्म शिशु के लक्षण है सिवाय एक के, ठीक है। डीप क्रिएज ओवर सोल एंड पाल्म एब्सेंट, नेल आर शॉर्ट, अनडिसेंडिंग टेस्टिस, ठीक है, ये बेस्ट नहीं है, ब्रेस्ट है, ध्यान रख लेना, ब्रेस्ट है ये, ब्रेस्ट नोड्यूल्स मोर देन 5 mm। तो यहां पर सही आंसर क्या है? यहां पे सही आंसर है वो है डी वाला। देखो यहां पर पूछा है एक्सेप्ट, तो ये तीनों जो भी लक्षण है ये किसके हैं? ये है प्री टर्म के, ठीक है, किसमें? प्री टर्म बेबी के। प्री टर्म बेबी में जो ब्रेस्ट नोड्यूल्स होता है वो 5 mm से कम होता है। क्या होता है वो? 5 mm से कम होता है, लेकिन यहां पर लिखा है ब्रेस्ट नोड्यूल्स मोर देन 5 mm। तो यहां पर पूछा था एक्सेप्ट, तो यहां पर सही आंसर है अपना वो है डी वाला, ठीक है। ब्रेस्ट नोड्यूल्स जानते हो ना, मैं बताता हूं ब्रेस्ट नोड्यूल्स क्या होता है। जैसे ब्रेस्ट होता है, जैसे मान लो ये है, ये ब्रेस्ट होता है, ये वाला जो एरिया होता है इसे कहते हैं अपन ब्रेस्ट नोड्यूल। ये प्री टर्म बेबी में कितना 5 mm से कम होता है, ठीक है, और टर्म बेबी में 5 mm से ज्यादा होता है। ये ब्रेस्ट नोड्यूल्स है, तो यहां पर सही आंसर है वो है डी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे क्वेश्चन में पूछा है विटामिन इंजेक्शन एडमिनिस्टर्ड टू न्यूबॉर्न इज, ठीक है, किस विटामिन का इंजेक्शन नवजात को लगाया जाता है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए। तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा अपना? यहां पे सही आंसर है वो है विटामिन बी, ठीक है, विटामिन के, यानी कि बी वाला अपना करेक्ट आंसर है। देखो विटामिन के का काम क्या है मैं आपको अभी बताता हूं। इसका जो काम है वो है प्रोथ्रोम्बिन को बनाना। प्रोथ्रोम्बिन का मतलब प्रोथ्रोम्बिन को बनाता है। इससे क्या होता है? इससे होता है ब्लड क्लोटिंग। क्या होता है इससे? ब्लड क्लोटिंग होता है। तो नवजात शिशु के अंदर क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग की प्रॉब्लम्स होती है। क्यों? क्योंकि उसका इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि विटामिन के कहां पर बनता है? इंटेस्टाइन के नॉर्मल फ्लोरा से। तो जो बेबी का इंटेस्टाइन नॉर्मल फ्लोरा है उसके अंदर विटामिन के नहीं बनता है, इसीलिए हम क्या करते हैं? विटामिन के को इंजेक्शन से एडमिनिस्टर करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी स्किन टेम्परेचर इज।
दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। शिशु का सामान्य तापमान कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस, 36.5 टू 37 डिग्री सेल्सियस, 105 डिग्री सेल्सियस, 105 फ़ारेनहाइट और 95 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर है वो है बी वाला। ठीक है, ये न्यू बोर्न का नॉर्मल टेम्परेचर है, इसको आप ध्यान में रख लेना, क्योंकि अडल्ट का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप ध्यान में रख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है ऑल आर क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस एक्सेप्ट। ठीक है, यानी कि सभी क्लिनिकल फीचर हैं, सभी लक्षण हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के सिवाय एक के। अपीयर विद इन 24 आवर्स आफ्टर बर्थ, सीरम बिलिरुबिन लेवल एक्सीड मोर देन 50 mg/dl, यूजुअली डिसअपियर 7 to 10 days इन टर्म बेबीज, स्टूल क्ले एंड वाइट कलर्ड। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा अपना? यहां पे सही आंसर क्या है? यहां पे करेक्ट आंसर है वो है अपना यूजुअली डिसअपियर 7 to 10 days इन टर्म बेबीज। ठीक है, तो जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है ये डिसअपियर नहीं होता है, इसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है। और स्टूल का जो कलर, स्टूल कौन सा होगा? क्ले कलर्ड और वाइट कलर्ड का होगा, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर सही आंसर है वो अपना ये है सी वाला, क्योंकि ये डिसअपियर नहीं होता है, इसी के लिए हमें ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है हाइपोथर्मिया इन न्यूबॉर्न इफ टेम्परेचर इज, यदि टेम्परेचर कितना हो तो उसे हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। बिलो 37 डिग्री सेल्सियस, बिलो 36.5 डिग्री सेल्सियस, बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, अबो 35.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? हाइपोथर्मिया किसे कहते हैं? तो यहां पर सही आंसर है वो है 36.5 डिग्री सेल्सियस। अगर 30.5 डिग्री सेल्सियस बच्चे का टेम्परेचर हो गया तो उसे क्या कहेंगे अपन? हाइपोथर्मिया। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन ESIC के एग्जाम में पूछे जाते हैं और ANM के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कॉम्प्लिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी इज, ठीक है, फोटोथेरेपी का कॉम्प्लिकेशन है ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, डिहाइड्रेशन, हाइपरथर्मिया, ऑल ऑफ अबोव। तो यहाँ पर फोटोथेरेपी की बात करें तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर डी वाला। ये सभी कॉम्प्लिकेशन किसके? फोटोथेरेपी का। फोटोथेरेपी जानते हो ना, एक ऐसे होती है, यहाँ पर एक ट्रे लगी होती है और यहाँ पर लैंप लगे होते हैं। ठीक है, ऐसे लैंप लगे होते हैं और बेबी ऐसे लेटाया जाता है किसके अंदर? फोटोथेरेपी के अंदर। फोटोथेरेपी किस में देते हैं पता है ना आपको? फोटोथेरेपी देते हैं किस में देते हैं? ये देते हैं जॉन्डिस के अंदर, जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस या जो भी जॉन्डिस हो उसके अंदर देते हैं किसको? फोटोथेरेपी को। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर देखो, यहाँ पर ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, हाइपरथर्मिया भी हो सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर है वो है डी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कीप डिस्टेंस लाइट सोर्स टू बेबी इन फोटोथेरेपी इज। ठीक है, यानी कि फोटोथेरेपी में बच्चे की लाइट से कितनी दूरी रखते हैं? 25 सेमी, 35 सेमी, 45 सेमी, 55 सेमी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? यहाँ पे सही आंसर है वो है 45 सेमी। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर ऐसे लाइट लगी होती है, ऐसे यहाँ पर ऊपर लाइट्स लगी होती है, ऐसे बल्ब लगे होते हैं और इनसे यहाँ पर बच्चा लेटा रहता है। ठीक है, ऐसे फोटोथेरेपी के अंदर बच्चा लेटा रहता है। तो इस बच्चे की इस लाइट से जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 45 सेमी। कितनी होती है? 45 सेमी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है लैंप लाइट यूज इन फोटोथेरेपी इज, यानी कि फोटोथेरेपी के अंदर किस प्रकार की लैंप लाइट को यूज करते हैं? रेड एंड ब्लू, ब्लू एंड व्हाइट, ब्लू एंड ग्रीन, येलो एंड ब्लू। तो यहां पर सही आंसर क्या है? कौन सी लाइट को यूज करते हैं?
यहाँ पे सही आंसर है वो है बी वाला, ब्लू एंड वाइट। ठीक है, कौन सी यूज करते हैं अपन, ब्लू एंड वाइट को। ये दोनों लाइट्स होती है किसके अंदर, फोटोथेरेपी के अंदर। ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है फोटोथेरेपी के अंदर। ठीक है, दोनों लाइट्स को यूज करते हैं। ठीक है, ब्लू लाइट क्या करती है, जो ये किसमें वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन में कन्वर्ट करती है। जो वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन नहीं होता है उसे वाटर सोल्यूबल बिलिरुबिन के अंदर कन्वर्ट करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लैंप इन फोटोथेरेपी इज, यानी कि जो फोटोथेरेपी के अंदर जो लैंप होते हैं, लैंप, उनकी वेवलेंथ की क्या रेंज है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वेवलेंथ, उनकी वेवलेंथ क्या है। ठीक है, वेवलेंथ क्या है, 800 to 900 nm, 400 to 422, 600 nm, 600 to 1200, 600 to 800। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, यहाँ पे सही आंसर है वो है 420 से 600 नैनोमीटर। एनएम का मतलब जानते हो, नैनोमीटर। ठीक है, यानी कि जो इनकी वेव लेंथ होती है, इनकी जो लैंप यूज करते हैं अपन किसके अंदर, फोटोथेरेपी के अंदर जो लैंप यूज करते हैं, यहाँ पर जो लैंप लगे होते हैं, यहाँ पर जो लैंप लगे होते हैं कौन कौन से, वाइट और ब्लू कलर के। तो इनकी जो वेव लेंथ होती है वो होती है 420 से कितनी, 600 नैनोमीटर। ठीक है, इनकी ये वेव लेंथ होती है। बात कर लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है विच विटामिन इंजेक्शन एडमिनिस्टर्ड टू न्यू बॉर्न। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि नवजात शिशु को कौन सा विटामिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, यहाँ पे सही आंसर है वो है विटामिन के। देखो न्यू बॉर्न की अगर बात करें अपन, यहाँ किसकी, न्यू बॉर्न की बात करें अपन, तो यहाँ पर जो लगाया जाता है विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। और ये कौन से रूट से लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलर। ठीक है, मैं आपको ये भी बताता हूँ, देखो न्यू बॉर्न को क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जो न्यू बॉर्न होता है उसकी जो इंटेस्टाइन होती है, इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, नॉर्मल फ्लोरा नहीं होता है। नॉर्मल फ्लोरा नहीं होता है। जब नॉर्मल फ्लोरा नहीं होगा तो विटामिन के का सिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि विटामिन के कहाँ से बनता है, नॉर्मल फ्लोरा से बनता है। दूसरी बात, अगर विटामिन के नहीं बनेगा तो बच्चे के अंदर क्या होने लग जाएगी, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हम किसको लगाते हैं, विटामिन के इंजेक्शन को। और विटामिन के क्या है, एक तरह से क्लॉटिंग फैक्टर है। कौन सा, प्रोथ्रोम्बिन। क्या है, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन। तो ध्यान में रख लेना, आपको समझ में आ गया होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर है विटामिन के का इंजेक्शन हम लगाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है अपगार स्कोर असेस्ड विद इन। ठीक है, अपगार स्कोर कब चेक किया जाता है, 5 मिनट, देन 1 मिनट, 1 मिनट, देन 5 मिनट, 1 मिनट, देन आफ्टर 10 मिनट, 5 मिनट, देन आफ्टर 10 मिनट। तो यहाँ पर कब अपगार स्कोर कब चेक किया जाता है, यहाँ पे सही आंसर है वो है बी वाला, 1 मिनट, देन 5 मिनट। जो न्यू बॉर्न होता है उसका हम अपगार स्कोर जो असेस करते हैं वो कब स्कोर करते हैं, जब डिलीवरी होती है उसके बाद में 1 मिनट में, और उसके बाद 1 मिनट के बाद में हम इसे 5 मिनट बाद में असेस करते हैं। यानी पहले असेस कर लिया, फिर उसके बाद में 5 मिनट बाद एक बार और असेस करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑल ऑफ फ्लोइंग असेसमेंट इन अपगार स्कोर एक्सेप्ट। ठीक है, अपगार स्कोर में निम्न में से चेक किया जाता है सिवाय। ठीक है, यानी कि 3 तो ऐसे जिसको हम चेक करते हैं और एक ऐसा है जिसे हम चेक नहीं करते हैं। हार्ट रेट, मसल टोन, स्किन कलर, रेस्पिरेटरी रेट। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा अपना, यहाँ पे सही आंसर है वो है रेस्पिरेटरी रेट। देखो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम यहाँ पर रेस्पिरेटरी रेट को हम रेस्पिरेटरी रेट को हम असेस नहीं करते हैं। किसको असेस करते हैं अपन, हम यहाँ पर असेस करते हैं, वो करते हैं सिर्फ रेस्पिरेशन को। ध्यान में रख लेना, किसको असेस करते हैं अपन, रेस्पिरेशन को।
तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा अपना, डी वाला। ये तीनों हम असेस करते हैं लेकिन इसको हम असेस नहीं करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है अपगार स्कोर इज डिस्क्राइब बाय। ठीक है, अपगार स्कोर किसके द्वारा वर्णित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि अपगार स्कोर किसके द्वारा वर्णित किया गया है। वर्जिना हेंडरसन, वर्जिना अपगार, रॉबर्ट हुक अपगार। ठीक है, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा अपना, यहाँ पे सही आंसर है वो है वर्जिना अपगार। जो वर्जिना अपगार साइंटिस्ट है उसने किसको दिया था, अपगार स्कोर को दिया था। अपगार स्कोर किसके लिए यूज किया जाता है, न्यू बोर्न ठीक है, न्यू बोर्न असेसमेंट के लिए। ध्यान रख लेना, ये कई बार पूछा जा सकता है आपसे कि किसके लिए यूज किया जाता है, न्यू बोर्न असेसमेंट के लिए यूज किया जाता है किसको, अपगार स्कोर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके नॉलेज को असेस करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है ए न्यूबॉर्न डिलीवर इन इमरजेंसी लेबर रूम एंड असेस द अपगार ऑफ न्यूबॉर्न फाउंड फ्लैसिड, स्लो इरेगुलर रेस्पिरेशन, हार्ट रेट स्लो, ग्रेमेस एंड बॉडी पिंक, एक्सट्रीमिटीज ब्लू, द टोटल स्कोर ऑफ अपगार इंडिकेट। ठीक है, यानी कि एक न्यूबॉर्न है जिसकी इमरजेंसी लेबर रूम में मतलब डिलीवरी हुई है। ठीक है, और उसका अपगार स्कोर जब हम चेक करते हैं तो पैरालिसिस है और उसका श्वसन क्या है, स्लो है, और हार्ट रेट भी क्या है उसकी स्लो है, ग्रेमेस है, और जो उसका शरीर है वो क्या है, बॉडी तो उसकी पिंक है लेकिन एक्सट्रीमिटीज क्या है, ब्लू है। तो ये अपगार स्कोर किसको इंडिकेट करता है या किसको प्रदर्शित करता है, नो डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर, इसका सही आंसर क्या रहेगा, मैं बता देता हूँ आपको। देखो फ्लैसिड की बात करें अपन, फ्लैसिड का हमने कितना नंबर दे दिया, 0। ठीक है, स्लो इरेगुलर रेस्पिरेशन का कितना है, स्लो इरेगुलर रेस्पिरेशन का कितना है, इसका 1 है। हार्ट रेट स्लो है, इसका भी क्या है, हार्ट रेट स्लो है, इसका भी क्या है, इसका भी 1 है। और ग्रेमेस है, इसका भी कितना है, इसका भी क्या है, 1 है। और बॉडी पिंक और एक्सट्रीमिटीज़ है, इसका भी क्या है, बॉडी पिंक एक्सट्रीमिटीज़ है, इसका भी नंबर कितना है, 1। तो टोटल इसका स्कोर कितना हो गया, इसका स्कोर हो गया 4। तो जो 4 का जो स्कोर होता है वो उसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं उसे अपन, माइल्ड डिप्रेशन। ठीक है, अगर 3 से कम आता है तो सीवियर डिप्रेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऑल आर फ्लोइंग क्लिनिकल फीचर्स ऑफ प्रीटर्म फीमेल बेबी एक्सेप्ट। ठीक है, यानी कि इसके अंदर 3 तो ऐसे हैं प्री टर्म के क्लिनिकल फीचर है और 1 नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ब्रेस्ट नोड्यूल लेस देन 5 mm, ये थोड़ा सा ऑप्शन में यहाँ पर गलत हो गया, मैं आपको यहाँ पर कर, ये जो है ना यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ पे ईयर कार्टिलेज, ठीक है, ईयर कार्टिलेज है ना, नो रिकॉइल। ठीक है, ये ऐसा है, यहाँ से इसको थोड़ा कट कर दीजिए, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर ईयर कार्टिलेज नो रिकॉइल, लेबिया मेजोरा वाइडली सेपरेटेड, डायमीटर ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू मोर देन 10 mm। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है, यहाँ पे है डी वाला। देखो जो प्री टर्म बेबी होता है, प्री टर्म बेबी होता है, उसकी अगर बात करें तो उसके जो ब्रेस्ट नोड्यूल है कितने, 5 mm से कम होंगे। ठीक है, इसके बाद में जो उसका ईयर का जो कार्टिलेज है, ईयर का जो कार्टिलेज जानते हो ना, ये ईयर है, ईयर के नीचे से जो कार्टिलेज होता है ना, ये वाला रिकॉइल नहीं होगा। इसके बाद में लेबिया मेजोरा क्या है, लेबिया जो मेजोरा होती है वो वाइडली सेपरेटेड होती है। लेकिन अगर बात करें टिश्यू डायमीटर का 10 mm से, तो ये है टर्म बेबी का साइन, किसका, ये टर्म बेबी का। तो लेकिन यहाँ पर पूछा था प्री टर्म का, तो यहाँ पर डी वाला सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है गेस्टेशनल एज असेस ऑफ न्यूबॉर्न बाय। ठीक है, जो नवजात शिशु होता है उसकी गेस्टेशनल एज किससे असेस कर सकते हैं, नेगले फॉर्मूला,
बैलार्ड स्कोर, मालापट्टी स्कोर, बार्डन स्कोर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे सही आंसर है वो है बैलार्ड स्कोर। देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन गेस्टेशनल एज की, तो नेगले फॉर्मूला से क्या है, क्या ज्ञात करते हैं अपन? EDD, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। तो यहाँ पर सही आंसर है वो अपना है बैलार्ड स्कोर। ठीक है, बार्डन स्कोर से किसको ज्ञात करते हैं अपन? जो होता है बेड सोर, ध्यान में रख लेना, बेड सोर से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सही आंसर है अपना वो है बैलार्ड स्कोर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है स्मॉल वाइट सिस्ट प्रेजेंट ऑन हार्ड प्लेट इज नोन एज। ठीक है, स्मॉल जो वाइट सिस्ट प्रेजेंट होती है कहाँ पर? हार्ड प्लेट पर, उसे क्या कहते हैं? मीलिया, एब्स्टिन पिरल्स, ब्लिस्टर, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हार्ड प्लेट की बात करें अपन, तो सपोज करो कि ये हार्ड प्लेट यानी कि ये एक तरह से बेबी है। मैं एक तरह से आपको डायग्रामेटिक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक बेबी है। ठीक है, ये एक बेबी है ना, ये एक बेबी है। ये इसकी जो हार्ड प्लेट है, सॉरी ये हार्ड प्लेट है, तो यहाँ पर हार्ड प्लेट होती है ना आगे फ्रंट में, माउथ में, तो हार्ड प्लेट पे यहाँ पर क्या है? वाइट वाइट से जो स्पॉट बन जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऐसे वाइट वाइट स्पॉट बन जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर है वो एब्स्टिन पिरल्स। इसे क्या कहते हैं अपन? एब्स्टिन पिरल्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं अपन? एब्स्टिन पिरल्स कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बात कर लेते हैं नियोनेट रिक्वायर इमीडिएट केयर। ठीक है, कौन से नियोनेट को इमीडिएट केयर की ज़रूरत है? हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट, नेजल फ्लेरिंग, डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे सही आंसर है वो है नेजल फ्लेरिंग। देखो बात करें अपन इमीडिएट केयर की, देखो हार्ट रेट क्या है? 100 है, तो ये भी किस कंडीशन में आता है? ये भी नॉर्मल कंडीशन में आता है। डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन, ये भी क्या है? नॉर्मल कंडीशन में आता है ना। लेकिन अगर बात करें अपन नेजल फ्लेरिंग की, तो जो नेजल फ्लेरिंग है, नेजल फ्लेरिंग है, ये किसको इंडिकेट करता है? नेजल फ्लेरिंग ये इंडिकेट करता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को। किसको इंडिकेट करता है? ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को। ठीक है, ध्यान में रख लेना, किसको इंडिकेट करता है? ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, नेजल फ्लेरिंग और ग्रंटिंग। ठीक है, ग्रंटिंग, ये ध्यान में रख लेना, नेजल फ्लेरिंग और ग्रंटिंग दोनों किसको इंडिकेट करते हैं? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को। तो इसको इमीडिएट केयर की जरूरत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा अपना? यहाँ पे सही आंसर है वो है बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? चीजी वाइट सब्सटेंस ऑन न्यूबॉर्न बेबी इज, यानी कि जो चीजी वाइट सब्सटेंस होता है न्यूबॉर्न बेबी के ऊपर, उसे कहते हैं वर्निक्स कैसियोसा, लेनुगो, वाटन जेली, एमनियोटिक फ्लूइड। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे सही आंसर है वो है वर्निक्स कैसियोसा। जो बेबी होता है उसके ऊपर जो चीजी जो वाइट सब्सटेंस होता है उसे कहते हैं अपन वर्निक्स कैसियोसा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहले कंपटीशन में पूछा जा चुका है। ऑन असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न फाइंड वन साइड ऑफ बॉडी डीप पिंक और रेड एंड अदर साइड रिमेन पेल, इट इंडिकेट। ठीक है, एक्रोसाइनोसिस, साइनोसिस, हार्लेक्विन साइन, मंगोलियन स्पॉट। कहने का मतलब ये है कि एक बेबी है ये। ठीक है, ये एक बेबी है और इसकी जो बॉडी है, ठीक है, इसकी जो बॉडी है वन साइड तो क्या है? वन साइड तो इसकी क्या है? इसकी जो बॉडी है वन साइड क्या है? इसकी बॉडी वन साइड है डीप पिंक। क्या है? डीप पिंक है। और अदर साइड क्या है? पेल है। ठीक है, तो ये किसको इंडिकेट करता है? तो यहाँ पर सही आंसर है वो हार्लेक्विन साइन। देखो हार्लेक्विन साइन जो ये इंडिकेटर है किसका? हार्ट डिजीज का। ध्यान में रख लेना, डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करना है, ये है हार्ट डिजीज का इंडिकेटर है। ठीक है, हार्लेक्विन साइन। एक्रोसाइनोसिस नॉर्मल होता है। ठीक है, और ये 4 to 6 आवर में क्या हो जाता है? डिजोल्व हो जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर है वो है सी वाला। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? इन फीमेल न्यूबॉर्न वेजाइनल वाइट म्यूकस डिस्चार्ज और पिंक रेड म्यूकस डिस्चार्ज इस टर्म यूज। ठीक है,
एक जो नवजात शिशु है, कौन सा, फीमेल नवजात शिशु है, उसकी वेजाइना पर म्यूकस जो डिस्चार्ज होता है पिंक रेड, उसे क्या कहते हैं? गायनेकोमेस्टिया, प्रीमेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल, प्रीमेच्योर मेंस्ट्रुअल, सूडो मेंस्ट्रुअल, मेनार्की। तो उसे क्या कहते हैं अपन? उसे कहते हैं अपन सूडो मेंस्ट्रुअल। देखो जो न्यूबॉर्न बेबी है, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी वेजाइना पर यहाँ पर क्या है, उसकी वेजाइना पर क्या है, क्या होता है? पिंक, ध्यान में रख लेना, पिंक रेड, ठीक है, पिंक रेड म्यूकस डिस्चार्ज, म्यूकस डिस्चार्ज ये प्रेजेंट होता है। तो इसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं इसे अपन? इसे कहते हैं अपन सूडो मेंस्ट्रुअल। अब मैं आपको बता देता हूँ ये क्यों होता है। ये मदर के जो हार्मोन्स होते हैं, मदर हार्मोन विड्रॉल की वजह से होता है। ध्यान रख लेना, किसकी वजह से? मदर हार्मोन विड्रॉल की वजह से होता है। कौन होता है? सूडो मेंस्ट्रुअल। और स्पेशली कौन सा? एस्ट्रोजन। ध्यान में रखना, किसका? एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन की वजह से होता है। ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि जब डिलीवरी होती है तो मदर के हार्मोन क्या है? विड्रॉ हो जाते हैं, इसकी वजह से, ठीक है, क्या होता है? सूडो मेंस्ट्रुअल होता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है ए न्यूबॉर्न बोवेल साउंड कैन असेस आफ्टर। जो नवजात शिशु होता है उसके बोवेल साउंड हम कब असेस कर सकते हैं? आफ्टर 24 आवर ऑफ बर्थ, 48 आवर ऑफ बर्थ, विद इन 1-2 आवर ऑफ बर्थ, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? यहाँ पे सही आंसर है वो है 1-2 आवर ऑफ बर्थ। 1 से 2 घंटे बाद हम उसके बोवेल साउंड को असेस कर सकते हैं जन्म के पश्चात। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।